एज ऑफ 2025 इंडिया ही वो देश है जहां एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करते हैं, अबाउट 92%। उसके पीछे है यूनाइटेड स्टेट्स, जिन्होंने 85% तक अपने इंटरप्राइजेस में एआई को अडॉप्ट किया है। उन्हीं के पीछे है चाइना एट 80%, फिर यूएई 64% और फिर उसके पीछे बाकी के सारे देश। जहां 2025 में इंडिया का हमारा डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग है 130, ग्लोबल इंडेक्स में 123 देशों में से 102 में इंडिया आता है। यानी सीरियस हंगर लेवल्स इंडिया पर है। हेल्थ में 68th पोजीशन, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में 66th पोजीशन। कहीं कोई और डेवलपमेंट तो नहीं है, लेकिन एआई यूज में हमारा वर्कफोर्स सबसे आगे है। स्कूल में बच्चों के प्रोजेक्ट्स एआई से बन रहे हैं, कॉलेजेस में असाइनमेंट्स एआई से हो रही है, यहां तक कि हर वो जगह जहां दिमाग की जरूरत होती है वहां पर लोग एआई से उस चीज को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बहुत अच्छा हो रहा है? रिसेंटली एक केस सामने आया जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने 50,000 का कॉस्ट इंपोज कर दिया लिटिगेंट के ऊपर, क्योंकि उसने कोर्ट में अनवेरिफाइड एआई जनरेटेड सबमिशंस दाखिल कर दी। अब ये कैसे हो गया, ये तो अभी आपको पता लगेगा। और साथ में इस वीडियो में मेनली हम एआई के इंपैक्ट्स को जज करेंगे यंग लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स पर। क्या एआई यूज करना हर चीज में सही है? लेकिन उससे पहले बता दूं कि क्लैट 2027 और सीयूएलटी 2026 की एडमिशन अभी चालू है। अगर आप प्रिपरेशन लेने का सोच रहे हैं या फिर अगर आपको करियर काउंसलिंग की जरूरत महसूस हो रही है, तो बेझिझक आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले केस को देखते हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेसिफिकली इसका जजमेंट। दीपक वर्सेस हार्ट एंड सोल एंटरटेनमेंट लिमिटेड। इस केस में जो पिटिशनर थे वो सूट में इन्वॉल्व फ्लैट के मालिक थे और उन्होंने उस प्रीमाइस को रेस्पोंडेंट को लीव एंड लाइसेंस पर दिया हुआ था। रेस्पोंडेंट एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी था जिसे उसके डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो कंपनी फिल्म प्रोडक्शन पर काम करती थी। अब पिटिशनर ने 5 जनवरी 2007 को फ्लैट को लीव एंड लाइसेंस पर दिया, 22 महीने के लिए, और रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए दिया था। अब पिटिशनर खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। पिटिशनर का एलिगेशन ये था कि रिस्पोंडेंट ने अग्रीमेंट के कंडीशंस को ब्रीच किया है, इसलिए उन्होंने नोटिस देकर 4 मई 2008 को अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया। लेकिन टर्मिनेशन नोटिस मिलने के बाद भी रिस्पोंडेंट ने फ्लैट को वेकेट नहीं किया और उल्टा ये एलिगेशन लगाया कि पिटिशनर ने उसे कहा है कि वो उसे फ्लैट ट्रांसफर कर देगा। पिटिशनर ने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के अंडर एप्लीकेशन फाइल किया और पोजीशन मांगा, लेकिन रिस्पोंडेंट ने बोला पिछला जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट था वो एग्जिस्ट करता है और वो उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में अभी है। रिस्पोंडेंट ने कहा कि पिटिशनर की रेप्यूटेशन बहुत खराब है, जिससे फिल्म प्रोजेक्ट्स में काफी लॉस हुआ है और उस फिल्म प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार रिस्पोंडेंट का उस फ्लैट पर डेट रिकवरी के लिए चार्जेस है, यानी लियन है। इसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रिस्पोंडेंट से कहा कि वो फ्लैट का पीसफुल पोजीशन पिटिशनर को दे दे, लेकिन रिस्पोंडेंट ने रिविजन फाइल किया और रिविजन में जाके ऑर्डर्स रिवर्स भी हो गई। इस ऑर्डर से अग्रीव्ड होकर पिटिशनर ने हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल किया। उनका कहना था कि अथॉरिटी ने एग्रीमेंट का गलत इंटरप्रिटेशन किया है और रेस्पोंडेंट को फ्लैट का पोजीशन दे दिया है। साथ में रेसिडेंशियल यूज के क्लॉज को भी नजरअंदाज कर दिया और रेस्पोंडेंट ने इस बात को प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी दाखिल किया और कहा कि पिटिशनर ने रियल फैक्ट छुपाए हैं, जो अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो चलिए देखते हैं कोर्ट ने इस केस में क्या डिसीजन दिया। नंबर 1, कोर्ट ने हेल्ड किया कि रिविजन अथॉरिटी ने लीवल लाइसेंस को सिलेक्टिवली रीड किया है और उसमें के इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को देखा ही नहीं, जिसमें साफ लिखा था कि फ्लैट को सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता था। नंबर 2, वो लीवल लाइसेंस एग्रीमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था और क्लॉजेस की हॉलिस्टिक रीडिंग से साफ पता लग रहा था कि लाइसेंस को सिर्फ रेसिडेंशियल यूज के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता था
कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के सेक्शन 24 के अंडर प्रोसीडियर मेंटेनेबल था। नंबर 3, कोर्ट ने यह भी कहा कि रिविजनल अथॉरिटी ने अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया है, क्योंकि ऑर्डिनरीली रिवीजन में सिर्फ प्रीवियस जजमेंट को ही देखना होता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन इसमें अथॉरिटी ने और भी कई डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर किया और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन भी सुनाया। नंबर 4, कोर्ट ने कहा कि कोई भी टाइटल, चार्जेस, लियन या कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम्स को एमआरसी एक्ट के सेक्शन 24 के अंडर कंसीडर नहीं किया जा सकता। नंबर 5, शांताराम भिकाजी जाधव वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, ये 2018 का केस है। इस केस पर रिलाई करते हुए कोर्ट ने हेल्ड किया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या फोटोग्राफ्स एक्चुअल यूज को इंडिकेट कर सकता है, लेकिन इससे कमर्शियल यूज लीगलाइज नहीं हो जाता, जहां लाइसेंस एग्रीमेंट में सिर्फ रेसिडेंशियल यूज परमिटेड हो। और भी कई डिसीजंस थे इस केस में, लेकिन जो सबसे रिमार्केबल चीज नजर आई वो ये था कि कोर्ट ने देखा कि रिस्पोंडेंट ने जो भी रिटन सबमिशंस जमा किया है वो एआई जनरेटेड लग रहे हैं, क्योंकि उसमें ना ग्रीन चेक बॉक्सेस थे, बुलेट पॉइंट्स में पूरा फॉर्मेटिंग था, कंटेंट बहुत ज्यादा रिपीटेटिव था, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा केस लॉ का रेफरेंस उसमें था जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। यानी रिस्पोंडेंट ने यहाँ क्रॉस चेक भी नहीं किया कि आखिर एआई ने इंफॉर्मेशन क्या जनरेट करके दिया है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि लीगल रिसर्च में एआई टूल्स का यूज बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन एडवोकेट या पार्टीज पर सीरियस ड्यूटी होती है कि वो साइटेशन को एटलीस्ट वेरीफाई करे, इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक हो, और जो भी एआई जनरेटेड मटेरियल जमा कर रहा है उस इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस हो केस के साथ। फाइनली सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने रिस्पोंडेंट से कहा कि वो इमीडिएटली सूट प्रॉपर्टी का पोजीशन पिटिशनर को दे दे, और साथ में हाई कोर्ट एम्प्लॉयज मेडिकल फंड में 50,000 का कॉस्ट जमा करे, जो एआई जनरेटेड गलत इंफॉर्मेशन के कारण से कोर्ट ने इम्पोज किया उनका टाइम बर्बाद करने के लिए। तो हमें इन सब चीजों से क्या समझ में आ रहा है कि कोर्ट में डिसीशंस कई बार गलत हो सकती है, और उसके लिए हमें अपील या रिवीजन में जाना चाहिए, लेकिन तब जब केस में एक्चुअली कोई लीगल इशू हो। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज है इस केस में वो ये है कि एआई जनरेटेड गलत कंटेंट, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? कम से कम चेक तो किया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं किया। और ये चीजें आगे अभी और बढ़ने वाली है, और ये चीजें हमारे कॉलेज डे से ही स्टार्ट हो रहे हैं। रिसेंट में मैंने देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं। कुछ हद तक एआई आपकी मदद जरूर कर रहा है, लेकिन क्या ये टेक्स्ट बुक्स को रिप्लेस कर सकता है? ये समझना और सोचना भी ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल तो वैसे ही रील्स के वजह से कंसंट्रेशन लेवल्स काफी कम हो गई है। बुक्स तो स्टूडेंट्स के अलावा कोई दूसरा लोग पढ़ता भी नहीं है। अब एआई के शॉर्टकट से स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़े तो फिर क्या हो? तो प्रिलिमिनरी लेवल पे जहां आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप एआई का शॉर्टकट लेकर खुद ही अपने फाउंडेशन को और ज्यादा वीक बना रहे हैं, और केयरलेस होते होते इतना हो रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को कोई क्रॉस चेक करना भी जरूरी नहीं समझ रहा है। ये डेटा बताती है कि एआई 34% डेटा गलत जनरेट करता है, लेकिन इसके बावजूद कोई थोड़ा पेशेंस लगा के पढ़ ही नहीं रहा है। एआई ने नोट्स बना के दिए हैं एग्जाम्स के लिए। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हमने एआई तो जनरेट कर लिया, सब में बांट भी दिया, पर इसके होलिस्टिक यूज के बारे में कभी कोई एफर्ट लगा के लोगों को समझाया ही नहीं। अब समय ये है कि हम अपनी तरफ से खुद कॉन्शियस एफर्ट लगाए और चीजों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करें, वरना नुकसान ना अपना ही है। आपके क्या व्यूज है इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।